मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आज हम आपको लेखांकन में प्रयुक्त होने वाली कुछ शब्दावलियों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। यह वीडियो लेक्चर विशेषकर विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद होगा जो नॉन कॉमर्स या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के छात्र हैं। उन छात्रों के लिए यह वीडियो विशेष लाभदायी होगा क्योंकि यहाँ पर हम एकदम बेसिक से शुरुआत करने जा रहे हैं और ऐसे विद्यार्थी जिनको कॉमर्स के बारे में बिल्कुल भी जानकारी का अभाव है या उन्होंने कॉमर्स नहीं पढ़ा और डायरेक्ट बीकॉम में या बीकॉम से संबंधित किसी अदर कोर्स में एडमिशन ले लिया, तो उस दशा में ये हमारा लेक्चर काफ़ी लाभकारी साबित हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल का नाम है कॉमर्स टारगेट विद एसपीसी। आप YouTube पर जाकर और लिखे हुए शब्दों को टाइप करके सर्च करके आप हमारे चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। ये तो बात हो गई क्लास की। विद्यार्थियों, यहाँ पर कुछ शब्द आपको लिखे हुए मिले हैं, जैसे कि संपत्तियां लिखी हुई हैं जिसको हम इंग्लिश में असेट्स कहते हैं। सेकेंड नंबर पर दायित्व लिखा हुआ है जिसको लायबिलिटीज कहते हैं और थर्ड नंबर पर कैपिटल लिखा हुआ है जिसको हम पूंजी कहते हैं। ये शब्द ऐसे हैं कि चाहे कोई विद्यार्थी कॉमर्स पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ये ऐसे शब्द हैं कि इनसे लगभग सभी लोग परिचित हैं या हम कह सकते हैं इन शब्दों का नाम तो उन्होंने सुना ही होगा। अब चर्चा थोड़ा विस्तार से, सबसे पहले हम बात करेंगे संपत्तियां, जिसको इंग्लिश में असेट्स कहते हैं। हम बात करते हैं सामान्य भाषा में कि संपत्तियां होती क्या है। जैसे इस संपूर्ण संसार में कई तरह की संपत्तियां विद्यमान हैं, उनकी कई कैटेगरी भी है, उनका कई प्रकार से वर्गीकरण भी किया गया है। लेकिन पहले मैं कुछ संपत्तियों का नाम लेता हूं, लाइक एज बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, ये सब कुछ संपत्तियां होती हैं। और आपको पता है कि व्यावसायिक जगत में चाहे वो कंपनी हो, चाहे वह कोई अन्य संस्था हो जिसका उद्देश्य व्यापार करना है और व्यापार करके लाभ कमाना है। व्यापारिक संस्थाएं कई प्रकार की होती हैं। कंपनी के प्रारूप में हो सकती हैं, साझेदारी फर्म के रूप में हो सकती हैं या व्यक्तियों के संघ के रूप में हो सकती हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या व्यवसाय करने के लिए संपत्तियों का होना जरूरी है? तो हाँ, ये मान लीजिए कि संपत्तियों के अभाव में हम व्यवसाय की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो फाइनेंस है या जो मनी है वो व्यवसाय के लिए जीवन रक्त का कार्य करता है और इसी मनी से या फाइनेंस से संपत्तियां अर्जित की जाती हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर व्यवसाय में संपत्तियों का ही अभाव होगा या संपत्तियां होंगी ही नहीं, तो व्यवसाय की शुरुआत हो ही नहीं सकती। या अगर किसी अन्य प्रकार से व्यवसाय शुरू भी कर दिया गया तो व्यवसाय का विस्तार नहीं हो सकता है। व्यवसाय का विस्तार करने के लिए संपत्तियों का होना जरूरी है। अब कुछ शब्दों में हम ये बताने का प्रयास करेंगे संपत्तियां हैं क्या। संपत्तियां मुख्य रूप से आर्थिक साधन माने जाते हैं या आर्थिक संसाधन माने जाते हैं जिसका प्रयोग व्यवसाय में करके हम अधिक से अधिक लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा या फायदा लेने की कोशिश करते हैं। ये संपत्तियां होती हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि संपत्तियां भी कई तरह की हो सकती हैं, तो इस चार्ट में आप
वर्गीकरण है या इसका जो क्लासिफिकेशन है ये दो तरह से किया गया है। सबसे पहले नॉन करेंट असेट्स और इसके बाद दूसरा लिखा हुआ है करेंट असेट्स। जैसे कि मैंने बताया कि संपत्तियां आर्थिक संसाधन है जिसका व्यवसाय में प्रयोग करके हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाते हैं। इन संपत्तियों को व्यवसाय में लगाया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है और प्रयोग करने की वजह से व्यवसाय में लाभ अर्जित होता है। और ये संपत्तियां मुख्य रूप से दो तरह की हो सकती हैं। नॉन करेंट असेट्स, हिंदी में इसको कहेंगे गैर चालू संपत्तियां, और दूसरा लिखा हुआ है करंट असेट्स जिसको हम कहते हैं चालू संपत्ति। मतलब पहले गैर चालू संपत्तियां, इसके बाद फिर चालू संपत्ति। मतलब लेखांकन की दृष्टि से संपत्तियों का वर्गीकरण या विभाजन दो तरह से हुआ। एक कैटेगरी में नॉन करेंट असेट्स को रख दिया गया और दूसरी कैटेगरी में चालू संपत्तियों को रख दिया गया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉन करेंट असेट्स क्या होती है। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि जो गैर चालू संपत्तियां होती हैं या जो चालू संपत्तियां होती हैं, जब तक हम इसकी परिभाषा को, इसकी डिफिनेशन को या इसका मतलब क्या होता है, चालू का मतलब क्या होता है, गैर चालू का मतलब क्या होता है, जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक हम इसका सही अर्थ हम नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करेंट असेट्स की, जिसको कहते हैं चालू संपत्तियां। चालू संपत्तियां क्या है? ऐसी संपत्तियां जिनका कैश में परिवर्तन या कैश में कन्वर्जन 1 साल के अंदर हो जाता है। मतलब ऐसी संपत्तियां जिनका परिवर्तन नकद रूप में 1 वर्ष के भीतर हो जाता है, उसे हम चालू संपत्तियां कहते हैं। मीन्स करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच इज कन्वर्टेड इनटू कैश विदिन 1 ईयर। मतलब ऐसी संपत्तियां जिनका परिवर्तन कैश में 1 वर्ष के भीतर हो जाता है, उसे हम चालू संपत्तियां कहते हैं। यहां पर कुछ चालू संपत्तियों का नाम लिख दिया जा रहा है। नंबर 1 स्टॉक, नंबर 2 डेटर्स, नंबर 3 कैश, बैंक। इसके अतिरिक्त शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। पहले नाम इसका जान लीजिए। स्टॉक लिखा हुआ है जिसको हिंदी में कहेंगे रहतिया बोलते हैं। फिर डेटर्स लिखा हुआ है जिसको देनदार कहते हैं। फिर कैश लिखा हुआ है जिसको नकद बोलते हैं। बैंक लिखा हुआ है, यह भी संपत्ति है। फिर लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हिंदी में कहेंगे अल्पकालीन विनियोग। पहले इनका नाम देखिए। अब ये 5 नाम आपके सामने हैं। अभी नहीं कि ये लिस्ट फाइनल है कि चालू संपत्तियों में केवल और केवल 5 आते, ऐसा नहीं है। इसकी लिस्ट काफी बड़ी है, इसमें कई संपत्तियां शामिल हैं। लेकिन समझिए कि ये जो संपत्तियां लिखी हुई हैं, ये आखिर चालू संपत्तियां कैसे हैं।
देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि चालू संपत्तियां ऐसी संपत्तियां होती हैं जिनका कैश में परिवर्तन या कन्वर्जन 1 वर्ष के भीतर हो जाता है। मान लीजिए स्टॉक है। अब स्टॉक क्या है? स्टॉक वस्तुओं के रूप में होता है, गुड्स के रूप में होता है, जो व्यवसाय में या व्यवसाय के गोडाउन में या शोरूम में विक्रय करने के लिए रखा हुआ है। अब मान लीजिए कि अगर वो स्टॉक सेल हो जाता तो स्टॉक सेल में कन्वर्ट हो जाता या स्टॉक जो है कैश में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन मान लीजिए कि अभी तक वह स्टॉक सेल नहीं हो पाया। तो अगर सेल नहीं हो पाया तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेलिंग आगे होगी, आगे आने वाले कुछ मंथ में हो सकती है, कुछ दिनों में हो सकती है। लेकिन ये मान कर चलिए कि बिजनेसमैन का ये टारगेट होता है कि उसके पास जो भी स्टॉक होता है 1 महीने में नहीं बिका, 2 महीने में सेलिंग नहीं हुई, 3 महीने में सेलिंग नहीं हुई, लेकिन ये मान के चलिए कि मैक्सिमम 12 महीने के अंदर उसकी सेलिंग तो हो ही जाएगी। और जैसे ही स्टॉक की सेलिंग हुई तो वो स्टॉक क्या होगा? कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस आधार पर हमने स्टॉक को करंट असेट्स में शामिल कर लिया, क्योंकि स्टॉक 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी क्वालिटी स्टॉक में है तो इसको हमने रख दिया चालू संपत्ति। दूसरा नंबर लेते हैं डेटर्स। जो बेसिकली कस्टमर होते हैं और उधार सामान खरीदते हैं तो उनको हम डेटर्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में देनदार कहते हैं। तो देनदार ऐसे व्यक्ति हैं जो उधार सामान क्रय करते हैं, मतलब सामान तो ले जाते हैं लेकिन बदले में किसी कैश का पेमेंट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि इस अमाउंट का पेमेंट वो 1 माह में, 1 सप्ताह में, 2 महीने में, 3 महीने में वो उसका पेमेंट कर देंगे। अब यहाँ पर जो टाइम पीरियड है ये मानकर चला जाता है कि ग्राहक लोग अधिकतम 12 महीने के अंदर अंदर वो पैसा वापस कर देंगे या जो उधार सामान खरीदा था उसका पेमेंट कर देंगे। तो इस हिसाब से डेटर्स को भी जो है करंट असेट्स में रखा जाता है। कैश तो ऑलरेडी कैश में है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। बैंक का मतलब हमारा पैसा जो बैंक में जमा है वह भी क्या है? करंट असेट्स है, चालू संपत्ति है, क्योंकि पैसा बैंक में है। जैसे हम बैंक गए, हमको पैसे की जरूरत थी तो हम बैंक चले गए और बैंक गए तो पैसा हमने कैश में विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया। तो वो जो संपत्ति बैंक में थी, बैंक के खाते में थी, वो हमारे पास तरल रूप में या नकद रूप में आ गई, तो यह भी चालू संपत्ति हो गई। इसके अलावा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अल्पकालीन विनियोग। विनियोग का मतलब होता है कि कुछ विशेष प्रकार के बॉन्ड या शेयर या इसी प्रकार की अन्य चीजें खरीदी जाती हैं तो उसको अल्पकालीन विनियोग कहते हैं। विनियोग करने का मतलब होता है कि और अधिक पैसा कमाने के उद्देश्य से अगर शेयर या शेयर से संबंधित अन्य प्रकार के बॉन्ड अगर खरीदे जाते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। तो अगर हमें पैसे की जरूरत होगी तो हम 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में हम क्या कर सकते हैं? उस इन्वेस्टमेंट को हम बेच सकते हैं और हमारे पास पैसा वो नकद रूप में आ सकता है। तो ये तो बात हो गई जो है चालू संपत्तियों की। तो ये कुछ संपत्तियां हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ये सब जितनी भी संपत्तियां लिखी हुई हैं सब चालू संपत्तियों के अंतर्गत आती हैं। यहां पर इसी के नीचे लिखा हुआ है लिक्विड असेट्स। लिक्विड असेट्स का मतलब होता
लिक्विड एसेट भी बोल सकते हैं और क्विक एसेट भी हम बोल सकते हैं। इसका दो नाम है। अब ये क्या चीज आ गई कि लिक्विड एसेट्स क्या है? देखिए हमारे पास, इसको इरेज करना पड़ेगा, हमारे पास जो भी करंट एसेट्स है, इस करंट एसेट्स के अंतर्गत ही ये लिक्विड एसेट्स होती है। अगर हमको लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए बेसिकली हम फार्मूले का प्रयोग करते हैं। ये आपका हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। अगर लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करना है तो करंट एसेट्स का जो भी टोटल होगा उसमें से दो चीजें माइनस कर दी जाएंगी। एक स्टॉक माइनस कर दिया जाएगा, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दिया जाएगा। या हम दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं कि जितनी भी करंट एसेट्स होती हैं, अगर उसमें से स्टॉक को छोड़ दिया जाए और प्रीपेड एक्सपेंस पूर्वदत्त व्यय को छोड़ दिया जाए तो शेष बची हुई संपत्तियां लिक्विड एसेट्स होती हैं या क्विक एसेट्स होती हैं या तरल संपत्तियां होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन करंट। तो नॉन करंट में इसकी जो डिफिनीशन है कि करंट एसेट्स को छोड़ दीजिए, बाकी जितनी भी संपत्तियां मिलेगी, उन संपत्तियों को हम नॉन करंट एसेट्स में रखते हैं। या हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं कि ऐसी संपत्तियां जो 12 महीने के अंदर कैश में परिवर्तित होने का गुण नहीं रखती हैं, या ऐसी संपत्तियां जो 12 महीने के भीतर कैश में परिवर्तित नहीं हो पा रही हैं, उन संपत्तियों को हम नॉन करंट एसेट्स कहते हैं या गैर चालू संपत्तियां कहते हैं। अब यहां पर एक चीज और देखिए कि नॉन करंट एसेट्स का भी विभाजन किया गया है। दो भागों में इसको विभाजित किया गया है, टेंजिबल एसेट्स और दूसरा हो जाएगा इनटेंजिबल। सबसे पहले हम इसका मतलब समझेंगे कि टेंजिबल का मतलब क्या है और फिर इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है। दोनों शब्दों का मतलब समझना पड़ेगा। देखिए टेंजिबल का मतलब होता है दृश्य, मतलब जो दिखाई दे या जिसको देखा जा सके, मतलब दिखाई देने वाली संपत्तियां, दिखाई देने वाली संपत्तियां टेंजिबल में आती हैं और इनटेंजिबल का मतलब अदृश्य। ऐसी संपत्तियां जो होती तो हैं लेकिन जो हमें दिखाई नहीं देती, उनको हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। अब कौन सी ऐसी संपत्तियां हैं जो दिखाई नहीं देती? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेंजिबल एसेट्स की बात कर लेते हैं। तो टेंजिबल का मतलब हुआ जो दिखाई देने वाली है। मतलब ये हुआ कि टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स which have
फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब ऐसी संपत्तियां जिनका भौतिक स्वरूप है, मतलब जिसे हम देख सकते हैं। जैसे अगर लैंड है, इसका भी फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, इसको हम देख सकते हैं। इसी तरह बिल्डिंग है, इसे भी हम देख सकते हैं। प्लांट है, इसे भी हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार की जितनी भी संपत्तियां होती हैं जिसको हम देख सकते हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, इस तरह की चीजें टैंजिबल असेट्स में आती हैं। इनटैंजिबल में क्या है? जो हमको दिखाई ना दे। कुछ ऐसी संपत्तियां होती हैं जिसे ना तो हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। ऐसी संपत्तियां इंटेंजिबल में रखी जाती हैं। अगर इंटेंजिबल की बात करें तो इंटेंजिबल में गुडविल, जिसको ख्याति बोला जाता है, पेटेंट, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया। इसके अलावा ट्रेडमार्क्स, जिसको बोलते हैं व्यापार चिन्ह। गुडविल का मतलब ख्याति, इसके बाद पेटेंट, इसके बाद ट्रेडमार्क, व्यापार चिन्ह। इन्हें भी संपत्तियां माना गया है, लेकिन ये ऐसी संपत्तियां हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, केवल हम इसको महसूस कर सकते हैं। तो बेटा ऐसी संपत्तियां इंटेंजिबल में आती हैं, अदृश्य।